ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम मारिया था। उसकी किस्मत उतनी ही अच्छी नहीं थी जितनी उसकी खूबसूरती। एक दिन वह अपनी सहेली के घर बैठी थी जब उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आई। उन्होंने कहा कि रिश्ते वाले तुम्हें देखने आए हैं और तुम यहाँ बैठी हो। तुम्हारा फ़ोन भी बंद है। उसकी सहेली भी उसके साथ चल पड़ी। जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत तैयार हुई और उनके सामने चली गई। वे लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वह बहुत प्यारी लड़की है। इतनी प्यारी लड़की हमने गलती से भी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि उनका एक भाई है, माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम 2 बड़ी बहनें हैं और हमारी शादी हो चुकी है। इसलिए हम अपने भाई के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़के का घर अलग था और ये दोनों ही शादीशुदा थीं। रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन हर हाल में बेहतरीन था। मारिया की माँ ने तुरंत हाँ कर दी। उनकी बस एक ही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि वे लोग अपने अपने घर में रहते थे और उनके पास भी इतना वक्त नहीं था। इनमें से एक बहन दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन यहाँ पर आई हुई थी। मारिया की माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अकेला घर है, लड़का भी खूबसूरत और लोग भी अमीर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यह घर हमारे घर के बिल्कुल ही करीब था। हमें भी पता था कि इस घर में एक लड़का रहता है जो अकेला रहता है, लेकिन क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए माँ कभी भी इस घर में नहीं गई और हमने ज़्यादा मेल जोल भी नहीं रखा। हमें क्या पता था कि यही मेरा होने वाला पति था। शादी बहुत जल्दी में करवाई गई। मेरी माँ ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जॉइंट फैमिली में गुजारी थी, इसलिए वह इस बात पर बहुत खुश थी कि ना कोई सास है, ना कोई जेठानी है, ना कोई देवरानी है। 2 नंदें हैं, लेकिन वह भी अपने अपने घर वाली हैं और अपना घर छोड़कर कौन बार बार किसी के घर आता है। बस यूँ समझो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में मेरी शादी करवा दी गई। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई। मुझे तस्वीर देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं लगा। वैसे भी मर्द मुश्किल से ही खूबसूरत होते हैं। मर्द की खूबसूरती यही होती है कि वह लंबे चौड़े कद का हो, न ज़्यादा दुबला हो, न ज़्यादा मोटा हो। और माधव भी ऐसा ही था, लेकिन शक्ल से ख्याल करने वाला और एहसास करने वाला लग रहा था। फिर हमें किसका क्या डर, हमें तो एक घर में अकेले रहना था। जब हम दोनों अकेले रहते हैं और पति पत्नी भी होते तो एक दूसरे के प्यार में पड़ ही जाते। मेरा पति भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारी शादी हो गई और मैं इसी घर में रहने लगी। जब मेरा दिल करता मैं माँ के घर आ जाती थी, किसी बात से रोकता नहीं था। शादी के बाद मेरी दोनों नंदें भी अपने अपने घर की हो गईं और उनका हमारे घर में ज़्यादा दखल भी नहीं था। मैं बहुत खुश थी और हर किसी को अपनी खुशी के बारे में बहुत खुश होकर बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते, नज़र लग जाती है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी हर औरत चाहती है जिसमें न तो कोई सास हो और न ही कोई ननद हो, घर अकेला हो और पति भी इतना अमीर और प्यार करने वाला हो। लेकिन मेरे मुंह से ये बात निकल जाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब इंसान दुखी होता है तो उसका दिल करता है कि वह सबको बताए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। इसी तरह जब इंसान खुश होता है तब भी उसका दिल करता है कि वह अपनी खुशी के बारे में बताए। मेरा भी दिल करता था। मेरा पति बहुत अच्छा था। मैं उसकी तारीफ़ करती थी। मेरी सब दोस्त और रिश्तेदार जिनकी शादी हो चुकी थी बार बार कहती थीं कि हाय, तुझे तो अच्छा पति मिल गया और हमें कैसा पति मिला है। हमारा तो बिल्कुल ख्याल नहीं करता। सच में तेरा प्यार करता है। जब वह हाय हाय करती थीं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उनकी हाय लग जाएगी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, तो मैंने उसकी पसंद का खाना बना दिया। सोचा कि वह मेरे लिए इतना करता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और पत्नी पति के लिए और क्या कर सकती है कि अच्छे से तैयार हो जाए या फिर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाए और उसकी हर बात मान ले। और मैं भी यह सब कुछ करती थी। मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया था। वह घर पर आया, हम बहुत खुश थे। उसने कहा था कि आज शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग कराऊंगा और रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे।
वह खाना देखकर बहुत खुश हो गया और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाते ही अचानक न जाने उसे क्या हुआ कि वह एक तरफ गिर गया। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वह बेहोश हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अपने घर की तरफ भाग गई तो मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल किया और अपने पति को अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर के पास ले गई तो उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने सब कुछ बताया कि हम तो बैठे खाना खा रहे थे, पता नहीं इसे क्या हो गया। मेरे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा यह बात आई थी कि शायद मेरे पति को खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है और मैंने वही चीज़ बनाई, क्योंकि कभी कभी एलर्जी इतनी खतरनाक होती है कि आदमी बेहोश भी हो जाता है। अब हमारी शादी तो अरेंज हुई थी। मुझे तो उसने बताया भी नहीं था कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी है। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। ये कोई नया डॉक्टर था। उसने मुझे हैरान होकर देखा। उसने कहा कि आपके पति को मैं जानता हूँ, ये तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा कि इन्हें ठीक कर दें, न जाने इनको क्या हो गया है। डॉक्टर मेरे पति को अंदर ले गया और मैं काफ़ी परेशान हो गई। बाहर ही बैठी थी, हाथ पांव कांप रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा कि आपके पति को हार्ट अटैक आया था और उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि आप अपने पति से मिल लें। वैसे हम ऐसे मरीज़ से मिलने नहीं देते, लेकिन यह मेरे भाई का दोस्त है, इसीलिए आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। वह डॉक्टर बहुत अच्छा था। उसका नाम डॉक्टर हिमांशु था। वह शायद नया डॉक्टर था, बिल्कुल जवान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, पर साथ यह भी सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, किस समय हो गया, कब हुआ, उसे हार्ट अटैक कैसे आ गया। वह तो जवान था। उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह दिल का मरीज़ है। यह क्या हो रहा था? मेरा दिमाग घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान बंद हो गए और जो भी मेरे पास खड़े होकर बोलता था, मुझे उसकी आवाज़ ऐसे आती थी जैसे वह मुझसे 10 फुट दूर खड़ा है। मेरे हाथ भी कहाँ पर रहते। मेरे साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था। मैंने कभी किसी इतनी बड़ी मुसीबत को अकेले हैंडल नहीं किया था। मैं अंदर चली गई, लेकिन जब अंदर गई तो पता चला कि मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। शायद मैंने देर कर दी थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और अजीब सी हालत में आ गई। मेरे माँ बाप भी आ गए और उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी और रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई। जब मुझे मेरा पति सपने में आया, उसने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसने कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह रहो, जैसे तुम पहले रहती थी। हमारे घर में ही रहो और हंसी खुशी रहो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारे बिना कैसे सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी और अब भी हमारी शादी को 2 महीने हुए थे कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। सास ने कहा कि किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के गया हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन यह याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, तुम्हें हमारे घर में आना पड़ेगा। वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने सपने में अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस मुझे छोड़ के न जाना। अचानक से मेरी आँख खुली तो मैं मज़ीद फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति की आखिरी रस्म अदा हो चुकी थी और 10-12 दिन गुजर गए थे। मेरी दोस्त भी मुझसे कई दफ़ा मिलने के लिए आई थी और इस ख्वाब के बारे में मैंने सिर्फ उसे ही बताया था। उसने चुपचाप मेरे ख्वाब को सुना। उसे ख्वाबों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी समझती थी कि यह सिर्फ सपना ही है जो मेरे परेशान दिमाग ने बनाया है। लेकिन अगर यह सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने पति से सपने में आखिरी बार मिली। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मुझे गले से लगाया। मेरे लिए यही काफ़ी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने पति के घर में रहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि तुम अकेली कैसे रहोगी। मैंने कहा कि एक गली का भी फासला नहीं है वहाँ से।
बस मुझे वहीं रहना है, वहीं पर सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, पर मेरे बाबा ने कहा कि अगर इस तरह से खुशी मिलती है तो रहने दो। कुछ दिन तक ये सामान्य हो जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। उन्हें लगता था कि कुछ दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मैं दुख में हूँ। मेरी हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। उन्होंने मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। वैसे भी यह ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने सोचा होगा कि अभी मना करेंगे तो मैं ज़िद पकड़ लूँगी। पहले ही दुखी हूँ और रो रही हूँ। रो रो कर बुरी हालत हो गई है। उन्हें लगा कि कुछ दिन रहूँगी, फिर वापस आ जाऊँगी। मैं बचपन से कभी अकेली नहीं रही थी। मुझे अकेले सोने की भी आदत नहीं थी, इसलिए उन्हें पता था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं निकालूंगी। लेकिन यह भी सच है कि मुझे उस घर में जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, जहाँ मैंने अपने पति के साथ 2 महीने गुजारे थे। ये 2 महीने हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 2 महीने थे। शादी के शुरुआती दिन तो वैसे भी अच्छे होते हैं, चाहे शादी ज़बरदस्ती ही क्यों न की हो। 2 लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता, बस प्यार ही प्यार होता है। और मेरे पास अब यादों के अलावा रह क्या गया था। रात को अपने कमरे में आई। वही कमरा था जहाँ मैं और मेरे पति रहते थे। मैंने बिस्तर को वैसे ही सेट किया जैसे रोज़ रात को सोने से पहले किया करती थी, और अपनी जगह पर आकर सो गई। दिमाग में यादें आ रही थीं और आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। जब अचानक से इस कमरे में कुछ हुआ, मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे मेरे पति की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सांस तेज़ हो गई और मेरे दिल की आवाज़ मुझे कानों में आने लगी। हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर देखती। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये कोई सपना नहीं था, कोई ख्वाब नहीं था, वह नहीं था। मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे आकर लेट गया। मेरे दिमाग में सपना आया। इसका मतलब कि वह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि मेरे पति की तरफ से मेरे लिए एक संदेश था। मैंने उसे सिर्फ सपना समझा था। शायद वह इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब वापस आती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद वापस लौट आते हैं। अगर हम ऐसी बातों पर यकीन न करें, इसका मतलब यह तो नहीं कि ऐसी बातें झूठ होती हैं। क्या मेरा पति वापस आ गया था? जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान यह चाहता है कि वह कहीं से वापस आ जाए और हम उसे देख लें। लेकिन यह एहसास ज़िंदगी में इतना खौफनाक होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। बाकायदा महसूस हो रहा था कि बिस्तर के ऊपर कोई लेटा है और उसके वज़न से बिस्तर नीचे भी झुक गया था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं हुई और मुझे एहसास हो गया कि शायद मेरे पति ने ख्वाब में आकर जो कहा था वह सच था। शायद वह ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था, वह सच में मेरे साथ था और उस वक्त मेरे पीछे लेटा हुआ था। वह इस दुनिया में तो नहीं था, यह तो मुझे पता है, लेकिन यह मेरा पति ही हो सकता है। उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। मुझे उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस किया कि वह मेरे साथ है, और मैं सो गई। जब उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी तरफ से बिस्तर भी खराब हो चुका था। इसका मतलब कि वह रात को यहाँ पर आया था। उसने कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा और रोज़ रात को मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आएगा। मैं अगले दिन माँ की तरफ गई तो उन्होंने मुझे रात को रोक लिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज जाने की ज़रूरत नहीं है और आज रात मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अपने पति के पास रहना था, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे उसे महसूस करना था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने पति के घर में ही रहूँगी। अगले दिन ज़िद करके फिर चली गई और फिर से मुझे यही एहसास महसूस हुआ। इस दफ़ा तो मुझे अचानक से ही ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। और जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा पति मेरे साथ था, जैसे अभी भी वह जिंदा है और इस घर में रहता है और अब वापस काम पर चला गया है और मुझे घर के काम करने हैं। मेरा पति इस दुनिया में नहीं था, पर मेरे साथ था और मैं अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजार रही थी। रोज़ रात को जब मैं करवट बदल के सो जाती
तो मुझे महसूस होता कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि मैं करवट बदल कर देखूंगी, वह मेरा अपना पति है। पर जब मैंने उस दिशा में करवट बदली तो वहाँ कोई भी नहीं था और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इसका मतलब कि वह नहीं चाहता था कि मैं उसे देखूं। मैं सिर्फ उसे महसूस कर सकती थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं यही कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून की नींद आती थी, जबकि मुझे लगा था कि अब तो मेरी नींदें हराम हो गईं। मुझे ज़िंदगी में कभी अच्छी नींद मुझ नहीं आएगी। मैं अपने पति की बाजू के साथ रखकर सोया करती थी। अभी भी मुझे यही एहसास हो रहा था। मैं उससे बातें भी करती थी, लेकिन बातें बहुत कम करती थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगता था। और उसने मुझे यह तो नहीं कहा था कि हम बातें करेंगे। मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने कहा कि तुम पहले से बेहतर लग रही हो और तुमने अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं भगवान सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी और शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे। तुम्हें फिर से किसी के बारे में सोचना चाहिए। कोई औलाद भी नहीं थी और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अगर किसी और इलाके में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वह अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम्हारी पहले एक शादी हुई है। मैंने उससे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करो। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। बस जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी। कितना समय गुजारोगी? इतनी देर हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मुझे रात को अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब भी आने लगे थे। शायद वही पल मुझे याद आते जाते थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे। लेकिन मुझे इतनी सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे होश ही नहीं रहता था। कुछ पल मुझे यह महसूस होता कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरा पति सो रहा है और उसके बाद अचानक से ही मुझे नींद आ जाती थी। इंसान बड़ा ही अजीब है, उसे नफ्सियाती सहारों की ज़रूरत होती है और यह नफ्सियाती सहारे वह किसी भी तरह से पूरे करना चाहता है। मेरे लिए यह सब एक नफ्सियाती सहारा बन गया था और सबसे बड़ा जावाज़ मेरे पास यही था कि मेरा पति मेरे ख्वाब में आया था और उसने खुद यही बात की थी। और जिस दिन मैं अपनी माँ के घर जाती उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब तो मेरी माँ को चिंता होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ अजीब थीं। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने पति के बारे में सोचकर ही खुद से बातें करने लगती थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें अकेली नहीं रहना चाहिए, वो भी रात के लिए। अब तुम्हारे पापा भी गुस्सा कर रहे थे। बस तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि इद्दत पूरी होनी है, हो जाएगी, लेकिन शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं शादी नहीं करूँगी। पहले मैंने आप लोगों की मर्ज़ी मानकर शादी कर ली, फिर क्या हुआ मेरे साथ? किस्मत ने क्या कर दिया? अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही थी कि जैसे ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। माँ भी काफ़ी परेशान थीं। उन्होंने मेरी दोस्त को कहा कि तुम ही इसे समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में जागरण था। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही बैठी थीं, इसलिए मैं भी चली गई। पर्दे के पार मैंने उस डॉक्टर को देखा जिसने मेरे पति का आखिरी बार इलाज किया था। मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और मेरी दोस्त ने कहा कि ये मेरा कज़िन है। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। उसने कहा कि ये लोग बड़े अमीर हैं, हमारे से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते और दूसरे शहर में रहते थे। ये तो अब इनका बेटा इस शहर में डॉक्टर बना है तो ये भी यहाँ पर आ गए हैं और कुछ आना जाना शुरू हुआ है। मैंने कहा यही वो शख्स है जिसके हाथों में मेरे पति ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने कहा कि मुझे पता है, ये तुम्हें जानता है और तुम्हारे पति को भी जानता था क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे पति की बातचीत थी। इन दोनों की दुकानें एक ही बाज़ार में थीं, इसलिए उसने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाए। बात चल रही है, कभी कभी मैसेज पर भी बात हो जाती है। मैंने कहा कि डॉक्टर की पत्नी बनना तो बड़ी बात होती है और ये इंसान देखने में भी खूबसूरत है। उसने कहा कि हाँ, अब देखो क्या होता है आगे। अब तो मेरी माँ को फ़िक्र होने लगी थी
क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ अजीब थीं। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने पति के बारे में सोचकर ही खुद से बातें करने लगती थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें अकेली नहीं रहना चाहिए, वो भी रात के लिए। अब तुम्हारे पापा भी गुस्सा कर रहे थे। बस तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि इद्दत पूरी होनी है हो जाएगी, लेकिन शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं शादी नहीं करूँगी। पहले मैंने आप लोगों की मर्ज़ी मानकर शादी कर ली, फिर क्या हुआ मेरे साथ? किस्मत ने क्या कर दिया? अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने यह बात ऐसे कही थी कि जैसे यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। माँ भी काफ़ी परेशान थीं। उन्होंने मेरी दोस्त को कहा कि तुम ही इसे समझाओ। वह भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वह मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में जागरण था। वहाँ सिर्फ औरतें ही बैठी थीं, इसलिए मैं भी चली गई। पर्दे के पार मैंने उस डॉक्टर को देखा जिसने मेरे पति का आखिरी बार इलाज किया था। मैंने कहा कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है, और मेरी दोस्त ने कहा कि यह मेरा कज़िन है। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। उसने कहा कि यह लोग बड़े अमीर हैं, हमारे से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते और दूसरे शहर में रहते थे। यह तो अब इनका बेटा इस शहर में डॉक्टर लगा है, तो यह भी यहाँ पर आ गए हैं और कुछ आना जाना शुरू हुआ है। मैंने कहा यही वह शख्स है जिसके हाथों में मेरे पति ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने कहा कि मुझे पता है, ये तुम्हें जानता है और तुम्हारे पति को भी जानता था, क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे पति की बातचीत थी। इन दोनों की दुकानें एक ही बाज़ार में थीं, इसलिए उसने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाए। बात चल रही है, कभी कभी मैसेज पर भी बात हो जाती है। मैंने कहा कि डॉक्टर की पत्नी बनना तो बड़ी बात होती है, और यह इंसान देखने में भी खूबसूरत है। उसने कहा कि हाँ, अब देखो क्या होता है आगे। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। मैं हर वक्त अपने पति के बारे में सोचती रहती थी। जो वक्त हमने एक साथ गुजारा, फिर जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह वह अचानक इस दुनिया से चला गया। हम लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। वह कह रहा था कि तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी, और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को दिल का परेशानी है। उस डॉक्टर ने कहा था कि यह किसी को भी अचानक हो सकता है, और जिन लोगों को दिल का परेशानी होता है उन्हें जब तक पता चलता है तब तक मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे नज़र लग गई थी। मेरी माँ ठीक कहती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते, पर मैं बता दिया करती थी, और नज़र भी किसी की ऐसी लगी थी कि मेरी तो सारी दुनिया ही पलट गई थी। अपने पति का ख्याल भी दिल से निकाल नहीं पाती थी। हमेशा परेशान रहती थी, सोचती रहती थी कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दिल बहुत उदास रहता था मेरा। उसी जागरण में एक औरत आई हुई थी जो पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, फिर उसके बाद उसने लेक्चर देना शुरू कर दिया। वह बहुत अच्छी बातें बता रही थी। फिर उसकी बातों का मौजू इस तरफ चल पड़ा कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वह इस दुनिया में वापस आ सकता है? उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक दफ़ा जान निकल जाती है तो यूँ समझो कि रूह कहीं जाकर सो जाती है, लेकिन उसे दोबारा ज़िंदगी मिलती है, या तो अपने जन्म के लिए और या फिर आखिरी दिन के लिए। एक औरत ने कहा कि अगर कोई वापस आ जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात भी तो होते हैं कि मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं, तो उस औरत ने कहा कि वह मरे हुए लोग नहीं होते, वह भूत होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं और आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वह हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, हमारे दिमाग को पढ़ लेते हैं, उसे आदमी के बारे में जान लेते हैं और फिर उसकी आत्मा होने का नाटक करते हैं, और हम यह समझते हैं कि यह वही आदमी है। इतनी शक्ति होती है। तो वह औरत कहने लगी कि हाँ, बिल्कुल होती है। ये बातें बहुत ज़्यादा अजीब थीं। यहाँ पर हम यह बातें करने के लिए नहीं बैठे थे, लेकिन किसी ने सवाल किया तो उस औरत ने जवाब दे दिया और सारा कुछ बता दिया। मैं डर गई थी। इसका मतलब कि वह मेरा पति नहीं, कोई भूत था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं।
जब उस औरत ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो सारी औरतें बार बार उससे मिल रही थीं। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। तो एक काम करो, तुम इस घर में रात को अकेले रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अकेले रहोगी तब तक यह वहम तुम्हें होगा। मैंने कहा कि हाँ, जब मैं माँ के घर में होती हूँ तब ऐसा नहीं होता। उसने कहा कि फिर तुम इस घर में नहीं रहा करो। लेकिन यह एहसास इतना ज़्यादा हकीकत पर आधारित था कि मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था। और फिर उसका क्या मतलब था? वह ख्वाब जो मैंने देखा था। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने यह सारी बातें अपनी दोस्त को बताई थीं। मैंने उससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ इस घर में रहो। उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने उस बात की और उसे मना लिया। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं, और अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सी इतनी बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वही बात कि हमने प्लान तो बनानी है, लेकिन हम बहुत डर रहे थे। बस सोचा था कि डर से डरते ही अपने प्लान पर अमल करेंगे, लेकिन इस बात की सच्चाई तक ज़रूर पहुँचेंगे। आखिर पता तो चले कि इस घर में हो क्या रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपने पति की मौत का सदमा लेकर मैं पागल हो चुकी थी और यह सब कुछ सिर्फ मेरे ही दिमाग में हो रहा था। वह मेरे साथ आ गई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जगह पे लेटना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पे खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेटना, फिर देखें क्या होता है। उसने मुझे एक आइडिया दिया और उसने कहा कि तुम अपने फ़ोन की वीडियो भी ऑन कर लेना। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेतों की वीडियो बनती है। उसने कहा कि हो सकता है बन जाए। तुमने नहीं देखा, वह कहते हैं कि भूत ऐसा भी तो हो सकता है कि वीडियो बन ही जाए। मैंने कहा कि हाँ, वीडियो ऑन करने में वैसे कोई बुरी बात नहीं। वह इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार कर रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को भी ना तो कुछ बता सकती हूँ और ना ही समझा सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मेरी मदद नहीं करोगी? वह मेरी मदद भी करना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कोई इतना बहादुर नहीं होता। आखिरकार वह मान गई। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती। यह काम करते हैं, काम ख़त्म करेंगे तो ख़त्म होगा। उसने मुझसे यह भी वाजह किया कि उसके बाद चाहे जो भी हो, मैं इस घर में नहीं रहूँगी और दूसरी शादी करने के बारे में सोचूंगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन अभी तुम मेरी मदद करो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी रोशनी भी कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा रोशनी नहीं थी। बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नज़र आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेटती थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने कहा कि देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह शक्ल से डरी हुई लग रही थी। मैं बिस्तर की तरफ ही देख रही थी। अभी तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यह भी तो हो सकता था कि मुझे मेरे पति यानी कि मेरे पति की रूह दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस तरह से वह बिस्तर खराब हो चुका था और बिस्तर पर भी बाकायदा किसी का वज़न महसूस होता था, इसका मतलब कि अगर वहाँ कोई आता तो मुझे नज़र ज़रूर आता। वक्त उसी तरह गुजरने लगा। रात के 12 बजे गए और 15 मिनट के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि इस घर में खिड़की से कोई दाखिल हुआ। कोई आदमी था, लेकिन इसका कद मेरे पति से ज़्यादा लंबा था। और थोड़ी देर के बाद इसके पीछे 3 और आदमी अंदर दाखिल हुए, जिसमें से 2 आदमी एक तरफ खड़े हो गए और जो आदमी पहले दाखिल हुआ था उसने रूमाल के ऊपर कोई दवाई लगाई और मेरी दोस्त के नाक के करीब ले जाने लगा, जो आंखें बंद किए लेटी थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वे लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि इस कमरे में जो शख्स खड़ा था वह उसका मंगेतर था, यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे पति ने दम तोड़ा था और इसके साथ
3 और लोग भी थे। मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़ने तो जान ले लूँगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छुप गई और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं। उसने इन लोगों को वहाँ से भगा दिया और कहने लगा कि मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वह भी बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने अब्बू को कॉल मिला दी, लेकिन ऐसे कि इसे पता न चले। थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा भी आ गए, क्योंकि मैं घर को लॉक करके नहीं सोती थी, और मेरी माँ भी आ गई। उन्होंने हिमांशु को पकड़ लिया और एक तरफ बैठा लिया और इसके बाद इसने सारी कहानी बयान की, जिसे सुनकर हम सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। पहले तो वह कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन शायद मेरे बाबा भी बात समझ गए थे, इसीलिए वह बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे और वह चुप करके मार खा रहा था, क्योंकि वह गलती पर था। और मेरी दोस्त काफ़ी परेशान थी, क्योंकि यह उसका होने वाला पति था और इसका यहाँ क्या काम था। जिन लोगों को यह साथ लेकर आया था वह पता नहीं कौन थे, लेकिन इसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद यह हमारे हाथ आ गया था। उसने कहा कि मुझे पता था कि यह इस घर में अकेली होती है और उसकी दिमागी हालत इस तरह की चल रही है, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता था और उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर देता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाते थे और वह यह समझती थी कि उसके पति की रूह आई है, जबकि पति की रूह नहीं बल्कि मैं होता था। एक दफ़ा उसने पलट कर देखा तो मैं बिस्तर के नीचे छुप गया था, इसीलिए वह पलट कर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे बाबा ने उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि उसको यह सब कुछ कैसे पता कि मैं अपने पति की रूह के बारे में इस तरह सोचती हूँ। इसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब में आया था। जब इससे ये सवाल किया तो उसने मेरी दोस्त की तरफ देखा और ना सर झुका लिया। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे और जब तुमने मुझे यह बात बताई तो मैंने इसको भी बता दी। लेकिन मैंने तो इस तरह से बताई थी कि मेरी दोस्त बेचारी बहुत दुखी है, इसको इस तरह का ख्वाब आया है और वह समझती है कि उसका पति की रूह रोज़ रात को उसके साथ आती है, उससे मिलने के लिए आती है और उसके साथ सो जाती है। मुझे क्या पता था कि यह इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फ़ायदा उठा लेगा। मैंने तो इसको इस तरह ही बता दी थी और कहा था कि मेरी दोस्त के लिए दुआ करना। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था कि मैं खड़ी हुई ही बेहोश हो गई। मेरे बाबा ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी दोस्त ने इसके साथ सगाई भी तोड़ दी और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी के एक बड़े दुख से निकलकर दूसरे दुख में चली गई। ये मेरी गलती थी। मैंने इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार किया था। जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वह वापस नहीं आता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। मेरी दोस्त ने अपने घर वालों को भी यह बात बता दी और इस शख्स की पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। इसकी ज़मानत तो हो गई थी, लेकिन अब इसको कोई भी रिश्ता नहीं दे रहा था। मैं तो हैरान थी कि यह डॉक्टर था और डॉक्टर होकर इसने सब कुछ किया। जिस दिन इसने मुझे पहली दफ़ा देखा था, उस दिन यह मुझे इस तरह से देख रहा था कि जैसे मेरा दीवाना हो गया था। मैंने अपने पति का यह मकान बेच दिया और अब मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। फ़िलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, बस मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। यह ज़माना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। यहाँ पर तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी थी। पता नहीं मुझे किसी की नज़र लग गई थी या किसी ने यह सब कुछ मेरे साथ करवाया था, मेरे लिए बद्दुआएं की थीं। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।